प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PSS लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे आपकी मैथ की क्लास होती है। तो आज की इस क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसा कि और आप सबको ये भी पता है कि चैप्टर 4 यानी द्विघात समीकरण आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और एक पतली सी कॉपी आप लोग लेके बैठिएगा, ताकि मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसको अभी से आप लोग नोट करते चलिएगा, ताकि एग्जाम के टाइम में आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं ढूंढना ना पड़े। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो इस वीडियो को शेयर करना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए, तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है द्विघात समीकरण का। देखिए, सबसे पहले द्विघात समीकरण में बराबर क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे जीरो है ही नहीं, इसका बात तो हम करेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए, इसमें भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर जीरो। बराबर जो जीरो होना ज़रूरी है, और साथ में किस रूप में होना चाहिए, तो इस रूप में होना चाहिए। ax² प्लस bx प्लस सी, इस तरह कोई भी समीकरण वो द्विघात समीकरण होती है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यही होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। समझ गए बात। चलिए आप 2 नंबर पर चलते हैं। यहाँ लिखा है कि द्विघात समीकरण का घात होता है, यानी द्विघात समीकरण में कितना घात होती है। तो देखिए, यही समझिए, द्विघात, द्वि का मतलब क्या होता है, दो, और घात का मतलब क्या होता है, पावर, यानी उसका घात कितना होती है। तो द्विघात यहाँ पे ही सब पता चल गया कि द्विघात समीकरण का जो घात होती है वो 2 होती है। क्या होती है, 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। यहीं पे देखिए, ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस पे पावर कितना है, 2 है। तो ये क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण हो गया। इसी तरह समझेंगे हम लोग कि द्विघात समीकरण का जो घात होती है वो 2 होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। ये आपका 3 ऑप्शन दिया गया, इसमें देखना है कि द्विघात समीकरण इसमें कौन है। तो द्विघात समीकरण के होने के लिए सबसे पहली बात क्या है कि जो पावर होती है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, और बराबर के 0 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे यहाँ कुछ है, तो देखिए यहाँ पे x से भी जो पावर है वो 1 है, और यहाँ पे 3 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 है और बराबर 0 है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसका 4 नंबर की ओर। यहाँ पे है द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के विविक्तकर है। देखो, विविक्तर बोले या विवेचक बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करना, हमको डी का मान क्या करा, विविक्तर किसको बोलते हैं, डी को बोलते हैं, डी का मान को बोलते हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे डी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो बताइए डी बराबर क्या होता है। डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। क्या ये आपको दिखाई पड़ रहा है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए, इस तरह से हो गया। अब बताइए आप सभी कि यहाँ पे क्या होगा, बताइए b कितना है इसमें, इस समीकरण में b कितना है। तो देखिए, इसको a बोलेंगे, इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं। तो b जो है x का कोफिशिएंट कितना 4 है, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 ac है, a कितना 4 है, c कितना है 1 है। चलिए इसको इधर हल करते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 4 चौके 16, 16 गुना 1 16, तो माइनस 16, तो बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा घटाने पर। तो इसका डी का जो मान आया वो कितना आया, तो डी का मान जो आया उसका 0, कितना आया, 0, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है, बल्कि इनको इंपॉर्टेंट समझना है। ठीक है, और इसको अपने कॉपी में नोट आप लोग करते चलिए अभी से। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। यदि द्विघात समीकरण px² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। आपको p का मान निकालना है, जो p है ना, इसी p का मान निकालना है। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ कह दिया है कि जो इसका जो मूल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो मूल बराबर कब होता है, जब d का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यानी जब हम लोग डी निकालते हैं, है ना, विभक्तर जब विवेचक निकालते हैं, तो उसमें जो डी का मान अगर 0 आता है ना, तो उस समीकरण का अगर आप मूल निकालेंगे तो उसमें x का जो मान आता है वो क्या होगा, दोनों आपस में बराबर आएगा। क्योंकि आपको पता है x का जो मान निकलता है वो 2 निकलता है। तो इस केस में क्या होगा, दोनों मान, यानी अगर x का मान 2 आएगा तो एक और 2 आएगा, मतलब डबल डबल आएगा। ठीक है, तो इसी तरह इसी को बोलते हैं मूल बराबर। तो मूल बराबर कब होता है, जब डी का मान 0 के बराबर होती है। तो इसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इस p का मान निकाल लेंगे। तो बताइए d का फॉर्मूला क्या होता है, तो d बराबर होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है और बराबर जीरो तो बराबर जीरो कर देंगे। बताइए इसमें बताइए बी कितना है। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें ए बी सी समझ में नहीं आता है। चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए ए बी और सी किसको बोलते समझिए। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणा में होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं। एक्स स्क्वायर रहे चाहे वाई स्क्वायर रहे जेड स्क्वायर रहे, ठीक है, तो उसका जो गुणा में रहता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसका गुणा में क्या है पी है, तो पी क्या हो जाएगा ए। पी इसको बोलेंगे एक्स का गुणा में जो रहता है, चाहे एक्स का गुणा रहे या वाई के गुणा में जो रहे। तो यहाँ पे एक्स है तो इसका गुणा में 4 है, ये 4 क्या हो जाएगा बी। और लास्ट में जो होता है ना वो होता है सी। तो सी कितना 3 है, यहाँ लिखेंगे 3। क्या ये समझ गए आप लोग। चलिए अब इन सब का मान इसमें रखेंगे तो बी स्क्वायर है ना, बी का मान कितना, बी का मान है 4 है, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 है 4। ए कितना देखिए यहाँ पे ए है तो ए कितना है पी है, तो पी लिखेंगे। ये तीनों के बीच में गुना, यहाँ भी गुना यहाँ भी गुना है, गुना देंगे। सी है, सी कितना 3 है, तो क्या लिखेंगे पे 3 बराबर 0। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए। आगे देखिए 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब देखिए 4 को 3 से गुना करेंगे 12 होगा, 12 को पी से करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 12p बराबर 0 बच जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 12p बराबर 0 जगह पे है। इस 16 को बराबर के अगर हम लोग उधर भेजेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -16, क्योंकि यहाँ प्लस में है उधर माइनस में जाएगा। उसके बाद -12p बराबर जब घटाएंगे तो -16 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे p। तो बताइए p बराबर कितना होगा, तो p बराबर क्या 16/12 होगा। भाई यहाँ पे इस 12 को बराबर के आप उधर भेजेंगे तो भाग में आएगा। तो देखिए कहीं पे 16/12 तो है नहीं, ऑप्शन में कहीं पे है नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको और थोड़ा आगे हल कीजिए। देखिए काटिए इसको, 4 चौके 16, 4 तिया 12, तो कितना ये आ गया 4/3। तो 4/3 कहीं पे देखिए है, तो हाँ ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसका 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक होगा। इस तरह क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं, चलो एक बार फिर कर लेते हैं। यहाँ विवेकतर न देकर विवेचक दिया, कोई बात नहीं, दोनों एक ही है, समझ गए बात। सिंपल फार्मूला वही, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो डी बताइए इसमें ए कितने, सॉरी बी कितना है, बी तो बी ये वाला है -4। देखिए प्लस माइनस जो भी चिन्ह जो भी रहेगा हम चिन्ह के साथ में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी क्या था, बी जो था बी 4 था, यहाँ +4 था ना, तो देखिए प्लस आगे में है तो कहीं पे कोई भी संख्या से 5 है 6 है 2 है, इसके आगे हम कोई नहीं तो प्लस है तो प्लस नहीं भी लिखेंगे चलेगा। ठीक है, प्लस छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ लेकिन माइनस है, यहाँ हमको माइनस लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ बी के स्थान पे लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर। समझ गए बात। अब ये बीच में माइनस है, माइनस देंगे, 4 है 4 गुना ए है, ए देखिए कितना है इसमें, ए जो है 2 है तो 2 लिखेंगे। और सी कितना है, सी यहाँ पे ये अलग है 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। तो बताइए अब कितना हो जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस। याद रखिएगा चिन्ह का अगर स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया प्लस बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो माइनस क्या हो जाएगा 24। तो बताइए डी का मान कितना हो जाएगा, बताइए 24 में 16 घटाएंगे तो -8, -8 कहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में एक बार नहीं कई बार, ये वाला जो है ना, ये वाला ये जो क्वेश्चन मैं बताया था अभी 5 नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछ चुका एग्जाम में, यानी हर बार इस तरह क्वेश्चन रहता है। सिर्फ क्या करेगा वहाँ पे आपका समीकरण चेंज कर देगा, बाकी इसी तरह का रहेगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन समझ लिए, आपका क्वेश्चन बैंक से है। ठीक है, जो कि हर साल एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर कह रहा है द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या। मूलों की मतलब वही एक्स, जैसे ये समीकरण कोई है x² + 2x + 4 बराबर 0, या ये ऐसे था y² + 4x + 2 बराबर, सॉरी यहाँ पे y होगा y बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण ये भी है। तो इसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे यानी x का जब मान निकालेंगे तो कितना आता है, तो x की जो संख्या जो मान जो आता है वो 2 ठो आता है।
तो मूल कितना हुआ, 2 हुआ। उसी तरह इसमें भी करेंगे तो y का मान कितना इसमें आएगा, तो 2 आएगा, मतलब मूल कितना हुआ, 2 हुआ। तो इसमें द्विघात समीकरणों के मूल की संख्या जो होती है वो 2 होती है, चाहे हम द्विघात समीकरण की बात करें या या बहुपद की बात करें। तो बहुपद में भी क्या होता है, जो हम लोग शून्यक निकालते हैं, शून्यक बहुपद में जो शून्यक निकालते थे उसमें भी क्या होता है, एक जो मूल यानी शून्यक का जो मान आता है वो 2 आता होगा, 2 आता था पहले, ठीक है। अब हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, इसमें भी देख रहे हैं कि जो शून्यक होती है यानी मूल जो होता है वो भी 2 रहता है। तो मूलों की संख्या कितना होती है, 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी होगा। चाहे द्विघात समीकरण रहे या बहुपद रहे, दोनों में जो शून्यक की संख्या होती है या मूलों की संख्या होती है वो 2 होती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कीजिए, इसके बाद फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको भी हल करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 क्या है, बिल्कुल सेम, ठीक है। इसमें क्या कहता है, देखिए यहाँ पे x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। मूल का प्रकृति चेक करने के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, समझिए उसको पहले, ध्यान रखिएगा। जब d का मान 0 के क्या आ जाए, बराबर आ जाए, या d का मान 0 से बड़ा आ जाए, या d का मान 0 से छोटा आ जाए, इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, अगर d का मान, अगर जैसे हम लोग d निकालते हैं, विवेचक जिसको बोलते हैं, विवेचक उसको जो निकालते हैं किसी द्विघात समीकरण का, अगर वो d 0 के बराबर आता है तो मूल की जो प्रकृति होती है वो कैसा होता है, वास्तविक और समान होता है। समझ गए बात। अब आगे देखिए, यदि d का मान 0 से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा होने का मतलब प्लस में कोई भी संख्या आ जाए, यानी 1 2 3 4 ये सब क्या है, 0 से बड़ा है ना। तो d का मान जब भी पॉजिटिव आ जाए, इसमें याद रखिएगा, प्लस में आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए, उसमें उस केस में क्या होता है, उस केस में जो होता है मूलों की जो प्रकृति होती है ना वो कैसा होता है, वो होता है वास्तविक और असमान होता है। किस केस में, तो इस केस में। समझ के बाद अब आते हैं 30 में। देखिए यदि d का मान 0 से छोटा आ जाए, 0 छोटा का मतलब ये हुआ कि माइनस में अगर आ जाए, अगर माइनस में आया तो समझ लीजिएगा कि मूल का जो प्रकृति कैसा होगा, तो अवास्तविक होगा। अवास्तविक बोले या काल्पनिक भी बोल सकते हैं। समझ के बाद तो देखिए 0 से छोटा का मतलब क्या हुआ, से -1 -2 -4 ये सब क्या है, 0 से छोटा है, मतलब जिस संख्या में माइनस लगा रहेगा ना तो उस केस में क्या होगा, अवास्तविक हो जाएगा, उसको बोलते हैं 0 से छोटा। समझ के बाद चलिए, तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ये द्विघात समीकरण क्या करेंगे, पहले हम लोग d का मान निकालेंगे, और d का मान निकालने के बाद देखेंगे इन तीनों में कौन आता है, जिसमें जो भी आएगा उस हिसाब से इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले हम लोग निकालेंगे d का मान, तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो देखिए यहाँ पे b कितना है, तो b यहाँ पे 4 है, तो 4 क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा -4। यहाँ a है, a कितना है, तो x² के गुणा में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 लिखेंगे, गुना c कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। तो d बराबर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुना 1 4, 4 गुना 1 4, यानी 4 आ गया। तो d का बराबर कितना आ गया, 12 आ गया, घटाने पर 12 आ जाएगा। तो देखिए 12 क्या है, d से 0 से बड़ा है, 12 जो आया d का मान किससे बड़ा है, ये 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा मतलब यहाँ पे d का जो मान है 0 से बड़ा आया, मतलब पॉजिटिव आया, तो उस केस में क्या होती है, वास्तविक और असमान, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। समझ गए बात। चलिए इसी तरह इसका 9 नंबर है, 9 नंबर आप लोग खुद कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ, आप समझिए, आप लोग अपने से वैसे कीजिएगा, ठीक है, फिर भी मैं बताता हूँ करना क्या है, वही सेम काम। तो डी का मान निकालिए यहाँ पे, b² - 4ac। b कितना है, तो यहाँ पे x के आगे में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस, सॉरी हाँ यहाँ पे देखिए, उसके बाद फिर 4 है, 4 इंटू a कितना है, तो x² को गुणा में क्या है, 1 है, 1 हो जाएगा। c कितना है, 5 है, तो गुना कीजिए, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी -20, घटाएंगे तो -19 आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो d का मान आया है वो क्या आ गया, माइनस में आ गया। माइनस मतलब यहाँ इसमें आ गया, मतलब 0 से छोटा आ गया। तो 0 से छोटा जब होता है तब कैसा होता है, वो अवास्तविक होता है। ऑप्शन नंबर सी। अवास्तविक को कहीं कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में काल्पनिक भी लिखा रहता है। तो अवास्तविक और काल्पनिक दोनों एक ही चीज़ है, घबराइएगा नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप नोट कीजिए फटाफट।
बस कह रहा द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योग। ये मूलों का योग हम लोग बहुपद में पढ़े थे, है ना। तो वहाँ हम लोग पढ़े थे शून्यक का योग, है ना। यहाँ आ गया मूलों का योग, तो दोनों का मतलब एक ही समझना। आप लोग पहले बताए हैं कि शून्यक और मूल दोनों एक ही चीज़ है। तो बताइए मूलों का योग, तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। इसी को बोलते हैं शून्यक का योग, इसी को बोलते हैं मूलों का योग। तो यहाँ मूलों का योग है, तो मूलों का योग आप इस तरह भी ले सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। समझ गए बात। तो अब बताइए आप लोग यहाँ पे कि b कितना है इस समीकरण में, तो b कितना है, q है, तो माइनस फार्मूला का और q यहाँ से आएगा, ठीक। नीचे क्या है, a कितना है, तो p जो है a है, तो यहाँ आ जाएगा p, तो -q/p देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी हो जाएगा। समझ गए बात। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर का है, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल -3 है, एक मूल क्या है, -3 है, तो p का मान आपको निकालना है, जो p है ना, इसी p का मान निकालना है। लेकिन समझिए यहाँ पे एक मूल का मतलब x का मान, ठीक है, तो इसमें x ही है ना, यानी आपको x का जो मान है वो पता है कितना, -3। ये पता है, क्या पता है कि एक मूल -3 है, मतलब x का जो मान होगा इस द्विघात समीकरण का वो कितना होगा, -3 होगा। तो दिक्कत क्या है, -3 जब हमको पता ही है x, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या करेंगे, इस -3 को पुट कर देंगे तो p का मान आसानी से निकल जाएगा। देखिए तो यहाँ पे क्या है, समीकरण 2 है, 2 लिखेंगे, x² है, तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे, -3 को, इस पे स्क्वायर, इस पे भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। उसके बाद फिर प्लस है, प्लस p है, p गुना x के स्थान पे क्या लिखेंगे, -3 को लिखेंगे, फिर -3 है, -3 बराबर 0 बराबर 0। क्या यहाँ तक आप सभी को क्लियर समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे देखिए, आप आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए 2, बताइए 3 का स्क्वायर कितना होगा, या ऐसे कर लिए, देखिए 3 का स्क्वायर होगा 9 और 9 दूनी 18। भाई 3 का स्क्वायर 9 ही होता है ना, 9 को फिर 2 से गुना करें 18 होगा ना। अब आप लोग बोले सर माइनस कहाँ गायब कर दिए, भाई माइनस गायब नहीं हुआ है, माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया है। क्यों, क्योंकि माइनस का जो अगर कहीं पे कोई भी संख्या के आगे माइनस हो, अगर पावर स्क्वायर हो तो माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, तो इसलिए प्लस बन गया ये, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस इंटू माइनस, -3 इंटू पी क्या होएगा, 3p हो जाएगा, फिर -3 तो -3 बराबर 0। आगे देखिए, यहाँ देखिए 18 और 3 दोनों को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 15 -3p बराबर 0। क्या यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना कहीं पे। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग एक काम ये कर सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं, ये -3p को जगह पे आप रहने दीजिए, बराबर देखिए लिख सकते हैं 0 -15। बहुत सारे बच्चे हजम नहीं हुआ होगा, कैसे कर लिए, देख कैसे कर ले, समझिए यहाँ पे ये -3 जगह पे ही है, कुछ नहीं किए, इस 0 पे जगह पे सिर्फ क्या किए, इस 15 को ना बराबर के हम लोग उधर भेज दिए, तो इधर प्लस में था, उधर क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा, तो माइनस आ गया यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे -3p बराबर हो जाएगा, घटाएंगे तो -15 आएगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल, है ना, तो p बराबर क्या होगा, 15/3। अब 15/3 कैसे होगा ये भी समझ लीजिए, ये 3 गुना में है, बराबर के उधर भेजेंगे भाग में आएगा, तो इसलिए भाग में आ गया वो। अब जब काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 5 15, यानी p का जो मान आ गया वो 5 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। समझ गया यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है। देखिए तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को आप लोग शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, और कल की क्लास में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का यानी द्विघात समीकरण का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास आप लोग बिल्कुल रोजाना करिए, ठीक है। जो भी चैप्टर आप छूट गया अगर नहीं पढ़े हैं आप पढ़ लीजिए। देखिए 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो जो भी बच्चे अगर चैप्टर इसमें कोई भी चैप्टर अगर छूट गया आपका तो आप पढ़ सकते हैं, आराम से जाइए, आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि देखिए आप एक वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। यहाँ तक कि अभी जो हम अभी जो आप लोग को जो पढ़ रहे हैं यानी वीडियो जो शूट हो रहा है वो टाइम कितना है, वो अभी 3 बज रहा है, कितना बज रहा है,
रात का 3 बज रहा है, दिन का नहीं रात, क्योंकि हमको दिन में टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मेरा ऑफलाइन क्लास भी वगैरह कोचिंग वगैरह भी है, वहाँ भी थोड़ा सा बच्चों को देखना पड़ता है, इसलिए दिन में टाइम नहीं मिलता, तो रात में हम लोग करते हैं। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर, कि थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, तो आप लोग शेयर थोड़ा कर दीजिए, ठीक है। बस आज यहीं पे, फिर कल मिलेंगे हम लोग। आज यहीं क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है, बाय।